हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी के 45 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए या इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो दिया गया है रंग में भंग, ये मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती भी इन्हीं की है और साकेत भी इन्हीं की है। प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इनकी रचनाएं आप याद रखेंगे, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास और पारिजात, पारिजात भी इन्हीं की रचना हो जाती है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। और ठेठ हिंदी, ठेठ हिंदी के ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी जो है इनकी रचना हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रिय प्रवास, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जन साधारण के हित में किसी आदेश प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर जनसाधारण के हित में अगर कोई आदेश जारी किया जाता है या कोई प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना होती है तो उसको क्या बोलते हैं? राजपत्र। तो राजपत्र क्या होता है? राजपत्र जो है ये भारत सरकार का आधिकारिक समाचार पत्र होता है जिसको राजपत्र या गैजेट बोलते हैं। अधिकृत पत्र भी नहीं होगा यहाँ पे। अधिसूचना क्या होती है? तो कोई नियुक्ति या नियम या आदेश या सेवानिवृत्ति आदि संबंधी जो सरकारी सूचना होती है और ये राजपत्र में प्रकाशित होती है, यानी कि गैजेट में प्रकाशित होती है, तो इसको बोलते हैं अधिसूचना या नोटिफिकेशन। तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज, तो ये जो है सरकार द्वारा या कोई सामाजिक संस्था द्वारा जनता को सूचित करने के लिए जो अखबार में प्रकाशित की जाती हैं सूचनाएं या लेख, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आदेश या प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना जो होती है जो कि अखबार में प्रकाशित की जाती है उसको प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, सचिवालय का एक विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के पत्र का सहारा लेता है? तो दोस्तों, सचिवालय का अगर एक विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जो है अशासकीय पत्र का सहारा लेता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अशासकीय पत्र जो कि अंतर विभागीय मामलों को निपटाने के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए या अन्य कोई मामला है तो उसको निपटाने के लिए अशासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्र ये भी सरकारी कामकाज के लिए होता है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। तो उन्हीं औपचारिकताओं से बचने के लिए अशासकीय पत्र जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में अगर कोई पत्र व्यवहार करना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, इश्तेहार के रूप में जिसे सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इश्तेहार के रूप में यानी कि पोस्टर के रूप में अगर सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सूचना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सूचना। अधिसूचना जो है, अधिसूचना क्या होती है? तो ये जो है नियुक्ति, नियम, आदेश, सेवानिवृत्ति आदि सरकारी सूचना को जब गजट में प्रकाशित किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं। अनुस्मारक पत्र जो है, जब किसी अधिकारी को कोई पत्र दिया गया है लेकिन उसका जवाब नहीं आया तो उसको याद दिलाने के लिए जो है जो पत्र दिया जाता है उसको बोलते हैं अनुस्मारक पत्र। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से संगठन का विलोम कौन सा है? संगठन का विलोम बताना है। एकता, तो एकता का विलोम क्या होता है? अनेकता होता है। विजातीय का हो जाएगा सजातीय, और संगठन का हो जाएगा विघटन। तो यहाँ पे विघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा निरर्थक का विलोम क्या होगा? निरर्थक का हो जाएगा सार्थक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? काल बताना है। संदिग्ध वर्तमान या पूर्ण वर्तमान या संदेह वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में जो है क्या होता है, इसमें कार्य का अभी पूर्ण होने का बोध होता है। तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं,
ये कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ये जो है पूर्ण वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। मेरी जेब में 10 रुपये है, तो ये काम तो हो चुका है, यानी 10 रुपये मेरी जेब में है अभी, तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, जैसे उसने खाना खा लिया है या वो सो गया है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं पूर्ण वर्तमान में आते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। एक आपका हो जाता है संदिग्ध वर्तमान, एक इससे पहले आ जाएगा सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तो सामान्य वर्तमान में जो है ता है, ती है, ते हैं, ये सब वाले वाक्य आते हैं, जैसे कि वो जाता है, राम सोता है, ये सब। और संदिग्ध वर्तमान में तो इसमें संदेह होता है, वर्तमान में किसी कार्य के होने में संदेह होता है, 100% नहीं होता कि वो कार्य हो ही रहा होगा, जैसे कि वो पढ़ रहा होगा या वो जाता होगा, तो ये सब जो है संदिग्ध वर्तमान के उदाहरण हो जाते हैं। पूर्ण वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका होता है, जैसे कि उसने खाना खा लिया है। संदेह वर्तमान नहीं होता है। अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है? अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि कार्य चल रहा है, जैसे कि वो खाना खा रहा है। वर्तमान काल में जब कार्य के पूरे ना होने का बोध हो, यानी काम अभी चल ही रहा हो, तो वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान हो जाता है। और इसके अलावा एक और कौन सा बच जाएगा? संभाव्य। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है? संभाव्य वर्तमान में जब वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, जैसे कि शायद वो लौटा हो, तो इसमें शायद, संभवतः, ऐसे शब्द आपको जहाँ पे देखने को मिल जाएंगे वर्तमान काल में, वहाँ पे संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये पूर्ण वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, दिया गया है वह तुम सम, तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? तो वह तुम सम, तुम उन सम स्वामी, तो सम या सरिस, सम या सरिस या सदृश या सा या सी, जैसे आपको शब्द जहाँ पे मिल जाएंगे वहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय को उपमान जैसा बताया जाता है। तो यहाँ पे वह तुम सम, यानी कि वह जो है तुम्हारे समान है और तुम उन सम, तुम उनके समान हो, तो यहाँ जहाँ पे तुलना की जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे उपमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा का आपको बहुवचन बताना है, घटाओं या घटाएं या घटाए या घटाइयाँ। तो घटा का जो है बहुवचन हो जाएगा घटाएं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, घटाएं। ठीक है, यहाँ पे ए पे चांद बिंदी होगी, अगर केवल बिंदी दिया होगा तो वो नहीं सही होगा, घटाएं चांद बिंदी वाला, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष या यमक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है? इसमें कोई शब्द जो है एक ही बार आता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, तो यहाँ पे गांठ के 2 अर्थ हैं। गांठ का मतलब जहाँ गांठ, जैसे गन्ने की गांठ होती है, तो गन्ने में जहाँ पे गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। और एक गांठ का मतलब क्या हो जाएगा? एक गांठ का मतलब हो जाएगा जैसे कि ईर्ष्या, तो रिश्तों में जो गांठ होती है उसके लिए जो है यहाँ पे दूसरा गांठ प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पे रिश्तों में गांठ होती है तहाँ रस यानी कि प्रेम नहीं होता। तो जहाँ गांठ होती है गन्ने में वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रिश्तों में गांठ होती है वहाँ पे भी रस नहीं होता। तो यहाँ पे गांठ के 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक रिश्तों में गांठ जो होती है और एक जो गन्ने में गांठ होती है। तो गन्ने में तो गांठ होती है तो उसका अर्थ गांठ हो जाएगा, और रिश्तों में जो गांठ होती है यानी कि ईर्ष्या या जो है द्वेष वगैरह, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है श्लेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो लक्ष्मण का आपको पर्यायवाची बताना है, कौन सा हो जाएगा? लोकेश, लोकेश की बात करते हैं तो ये जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। नरेंद्र की बात करते हैं तो नरेंद्र जो है राजा, राजा का पर्यायवाची होता है। और शेषावतार, तो ये जो है लक्ष्मण का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी मघवा, मघवा इंद्र का पर्यायवाची होता है। शेषावतार लक्ष्मण का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा सौमित्र, सौमित्र या सुमित्रानंदन या सुमित्रा पुत्र, और इसके अलावा जो है अनंत, अनंत भी जो है लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा शेष, तो ये जो है कुछ हो जाते हैं लक्ष्मण के पर्यायवाची। और एक जो है रामानुज याद रखेंगे, रामानुज, राम के अनुज, यानी कि राम को छोटे भाई, तो रामानुज भी लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं,
धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बतलाते हैं या विशेषण की या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, दौड़ना क्रिया है और उसकी विशेषता कौन बतला रहे हैं? तेज गति से। तो ये जो है क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे ये कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक या स्थानवाचक या कालवाचक या परिमाणवाचक? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं और चारों यहाँ पे दिए गए हैं। स्थानवाचक में जो है स्थान का बोध होता है, जहाँ पे यहाँ वहाँ इधर उधर दाएं बाएं ये सब जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कालवाचक में जो है समय का बोध होता है, तो इसमें जैसे कि कल, आज, सुबह, शाम, दिन भर या कभी कभी ये सब शब्द आ जाते हैं। परिमाणवाचक में मात्रा का बोध होता है, जैसे कि बहुत या काफ़ी, थोड़ा सा, अत्यंत या पर्याप्त, ये सब जो है परिमाणवाचक में आ जाते हैं। और रीतिवाचक में जो है रीत मतलब तरीका, विधि, तो जिसमें तरीके का बोध होता हो। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तो किस तरह दौड़ रहे हैं? तेज गति से। तो ये जो है रीतिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं कदाचित का विपरीतार्थ होगा। तो कदाचित का विपरीतार्थ यानी कि विलोम आपको बताना है। दिया गया है तुच्छ। तुच्छ जो है ये महान का हो जाएगा। और प्रकट, तो प्रकट का विलोम क्या होगा? प्रकट का जो है गुप्त हो जाएगा। और गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। कदाचित का विलोम हो जाएगा निश्चित। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, निश्चित। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब दिए गए हैं कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा? कवि लोग या कवि वृंद या कवि समूह या कवि दल? तो दोस्तों कवि का हो जाएगा कवि वृंद। तो बहुवचन जो है वृंद लगा करके भी बनाते हैं, लोग लगा करके भी बनाते हैं या दल लगा करके भी बनाते हैं। जैसे कि वृंद से बन जाता है कवि वृंद या नारी वृंद बन जाता है, नारी वृंद, या जो है मुनि वृंद, मुनि वृंद। तो ये वृंद वाले हो जाते हैं। और जन लगा करके बन जाता है, जैसे कि भक्त जन, भक्त जन, या गण लगा के भी बनता है। भक्त गण भी होता है, भक्त जन भी होता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। भक्त का अगर बहुवचन पूछेगा तो भक्तजन या भक्तगण होगा। और गण लगा करके इसके अलावा जो है शिक्षक गण हो जाता है, शिक्षक गण, मित्रगण। और लोग लगा करके जैसे कि मजदूर लोग, मजदूर लोग या नेता लोग, नेता लोग या नेता गण भी होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है कवि वृंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि का बहुवचन क्या होगा? कवि वृंद। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है? सरोवर यानी कि तालाब, तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरसी, तड़ाग, कासार, कद्दम। तो सरसी भी तालाब का पर्यायवाची होता है, तड़ाग भी होता है, कासार भी होता है, कद्दम नहीं होता। कद्दम जो है पर्यायवाची होता है कीचड़ का, कीचड़ का पर्यायवाची कद्दम होता है, पंक होता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा सरोवर यानी कि तालाब के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? तो सर हो जाएगा। और इसके अलावा हृद, हृद होता है तालाब का पर्यायवाची। और छद होता है, छद। और दह, दह भी तालाब का पर्यायवाची होता है। और पोखर होता है, पोखर। और इसके अलावा जलाशय। तो ये सब जो है तालाब के पर्यायवाची हो जाते हैं, सरोवर या तालाब के। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है दिया गया है वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों वो महिला बहुत विद्वान है, तो महिला के लिए विद्वान नहीं आएगा। विद्वान जो है ये पुल्लिंग होता है, महिला के लिए आता है विदुषी। तो विदुषी जो है स्त्रीलिंग होता है, तो महिला के लिए विदुषी आएगा, ना कि विद्वान। तो यहाँ पे कैसी अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी या कारक संबंधी या लिंग संबंधी या वचन? तो यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे वान लगा होता है उसका जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वती बन जाता है, लेकिन यहाँ पे विद्वान ये जो है अपवाद है। विद्वान में भी वान है लास्ट में, क्योंकि इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो आधा दा है और फिर जो है वान, तो वान लास्ट में है, लेकिन ये जो है अपवाद के रूप में आ जाता है और इसका जो है स्त्रीलिंग विदेशी होता है। लेकिन ज़्यादातर वान वाले जो शब्द होते हैं उसका स्त्रीलिंग वती वाला हो जाता है, जैसे कि गुणवान का हो जाता है, गुणवान का गुणवती हो जाता है। और इसी तरह धनवान का
धनवान का धनवती हो जाता है। और जिनमें मान लगा रहता है लास्ट में, जैसे कि शक्तिमान, तो मान वाले जो शब्द होते हैं उसका जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो मति लग जाता है, शक्ति मति हो जाएगा, या श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, श्रीमान का श्रीमती हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है उर्वशी निम्न में से किसकी रचना है। तो उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, या प्रेमचंद, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या बालकृष्ण भट्ट। तो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना हो जाती है। और इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं आप याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इनकी रचना हो जाती है। रश्मि रथी, रश्मि रथी जो है इनकी प्रमुख रचना है। और इसके अलावा रश्मि लोक, रश्मि लोक, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है कुछ रचनाएं हो जाती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों लकीर का फकीर होना, इसके लिए जो है क्या होगा, बहुत घमंड होना ये नहीं होगा, सबसे अलग रहने वाला ये भी नहीं होगा, बहाना बनाने वाला तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, जो पुराने ही ढर्रे पर चला आ रहा है, यानी कि वो क्या है, लकीर का फकीर है, एक ही लकीर को पकड़े हुए चला आ रहा है। या हम कह सकते हैं वो रूढ़वादी जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, लकीर का फकीर, या पुरानी परिपाटी पर चलने वाला जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है विप्र शब्द का समानार्थी है। तो विप्र का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची बताना है। सहचर मतलब क्या होता है, साथ चलने वाला, ये नहीं होगा। विधाता जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्राह्मण। और याचक की बात करते हैं तो याचक मतलब मांगने वाला, यानी कि भिखारी। तो विप्र जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा ब्राह्मण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो द्विज, इसके अलावा जो है क्या हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। और इसके अलावा जो है भूसुर, भूसुर हो जाएगा, और महीसुर, महीसुर। तो ये सब जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब दिए गए हैं हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो हिंदी का मानक रूप अवधी से, या ब्रज से, या खड़ी बोली से, या मालवी से। तो हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है खड़ी बोली से। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है संस्कृत, संस्कृत भाषा से जो है विकसित हुई पाली, और पाली के बाद जो है प्राकृत, प्राकृत, और उसके बाद जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो है अवहट्ठ, और फिर जो है हिंदी। तो यहाँ पे जो है फिलहाल खड़ी बोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो सुहावना यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, या संज्ञा, या विशेषण, या विशेष्य। तो सुहावना यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो मौसम की यहाँ पे विशेषता बतला रहे हैं, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और मौसम क्या हो जाएगा, मौसम जो है विशेष हो जाएगा, जिसकी विशेषता बतलाते हैं विशेषण, वह शब्द क्या होते हैं, विशेष। तो मौसम जो है विशेष हो जाएगा, और सुहावना यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। और कुछ क्या होगा, तो कुछ हो जाएगा प्राविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वो जो है प्राविशेषण होते हैं। तो कुछ यहाँ पे सुहावना की विशेषता बतला रहे हैं, कितना सुहावना है, तो कुछ सुहावना, तो ये जो है प्राविशेषण हो जाएगा। या इसको क्रिया विशेषण भी कहा जा सकता है, प्राविशेषण भी क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्रिया विशेषण भी जो है विशेषण की और क्रिया की, और कभी कभी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो फिलहाल यहाँ सुहावना का पूछा गया है, तो सुहावना जो है विशेषण है, कुछ जो है प्राविशेषण या क्रिया विशेषण हो जाएगा, और मौसम जो है विशेष हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, दंत होते हैं। तो दंत की बात करते हैं तो इसमें जो है तावर्ग, तावर्ग के सारे व्यंजन हो जाते हैं दंते। और इसके अलावा जो है दंते कौन से होते हैं, तो ता से क्या होता है, तंबू, तंबू में क्या होता है, जलसा। तो नुक्ता वाला जा और ला
और सा, ये भी जो है दंते होते हैं। ओष्ठ, तो जिसमें ओठों का प्रयोग होता है, तो पा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं ओष्ठ होते हैं। पा फा बा भा मा, ये जो है पावर का पा वर्ग हो जाएगा पूरा। तो पा वर्ग जो है पूरा क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ओष्ठ कौन से वर्ण होते हैं, तो दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो पा से पतंग ऊपर जाती है, पतंग कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, तो पा से पतंग ऊपर जाएगी, तो दोनों ऊ याद रखेंगे और पा वर्ग पूरा, ये जो है ओष्ठ होते हैं। तालव्य की बात करते हैं, तो तालव्य जो है चा वर्ग होता है, चा वर्ग, चा छा जा जा इया। और चा से क्या होता है, चम्मच, चम्मच जो है किसके तालू में लग गई, यस के तालू में, और फिर उसने यस के तालू में चम्मच लग गई, फिर वो चिल्लाया कैसे, ई। तो चा वर्ग होता है तालव्य, और या और ये तालव्य सा और दोनों ई, ये जो है तालव्य होते हैं। कंठ की बात करते हैं, तो का वर्ग, का वर्ग जो है कंठ होता है। और कंठ कौन से वर्ण होते हैं, तो का से क्या होता है, कन्या, कन्या का क्या होगा, विवाह होगा, विवाह नहीं इसको विवाह कहेंगे, ठीक है, गांव में विवाह कहा जाता है विवाह को। तो वी से हो जाएगा विसर्ग, और आ से दोनों आ हो जाएंगे, तो विसर्ग और दोनों आ और हा। तो का वर्ग में जो है विसर्ग यानी कि आ हो जाता है, और ये दोनों आ और हा। और इसके अलावा कौन बच गया, तो एक जो है मूर्धा बच जाता है, मूर्धन्य। तो मूर्धा वाला कौन सा वर्ग हो जाता है, टा वर्ग, टा वर्ग। तो टा से टमाटर, टमाटर कौन खाएगा, तो ऋषि जो है टमाटर खाएगा, तो री और ये वाला सा, ये जो है मूर्धन्य में आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पा फा बा भा मा यानी पा वर्ग जो है कौन सा होता है, तो ये जो है ओष्ठ होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। पंक्तियों में कौन सा रस है, रस बताना है। शांत रस, तो शांत रस कहाँ पे होता है, जहाँ पे मोह माया से दूर होने की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे शांत रस हो जाएगा। ज्ञानवान की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे शांत रस हो जाता है। और भक्ति रस में जहाँ पे भक्ति की बात होगी, तो भक्ति की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे जो है भक्ति रस हो जाएगा। वात्सल्य रस, जहाँ पे छोटे बच्चों के प्रति प्रेम या दुलार का भाव जहाँ पे होगा वहाँ पे वात्सल्य रस हो जाता है। हास्य रस, जहाँ पे हंसी का भाव होगा तो वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, बतरस लालच लाल की, बतरस मतलब बातों का रस, तो बतरस लालच बातों के रस के लालच में, लाल की मतलब, लाल मतलब यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण के बातों के लालच में जो है मुरली धरी लुकाए, गोपियाँ जो है मुरली को लुकाए मतलब छुपा देती हैं। तो गोपियाँ जो है कृष्ण से बात करने के लालच में मुरली को क्या करती हैं, छुपा देती हैं। और फिर जो है सौ करे भवहन हंसे, फिर जब कृष्ण पूछते हैं तो सौ करे मतलब सौगंध लेती हैं। भवहन हंसे, भावों से संकेत दे करके हंसती हैं। और देनी का है नट जाए, और देने को जब वो कहते हैं तो नट जाए मतलब मना कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आप बता सकते हैं कौन सा रस होगा, तो जहाँ पे हंसी की बात होगी वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, सौ करे भवहन हंसे यानी कि सौगंध लेकर के और फिर भवों से संकेत करके हंसती हैं, तो हंसी की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास या हंसी होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह है। और भक्ति रस का क्या होता है, अनुराग। और शांत रस का क्या होता है, निर्वेद। तो यहाँ पे जो है हास्य रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसका सत्व पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसका सत्व पैदा ही ना हुआ हो इसके लिए जो है क्या होगा, अजन्मा सत्व या अज्ञात सत्व या अजात सत्व या बेसत्व। तो अजात सत्व, जिसका सत्व पैदा ना हुआ हो उसके लिए जो है एक शब्द हो जाएगा अजात सत्व। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है, ये है पूजनीय, तो पूजनीय ये जो है अशुद्ध है, सही वर्तनी होती है पूजनीय। और अभीष्ट, तो अभीष्ट यहाँ पे जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जगत गुरु, तो जगत गुरु नहीं होता है जगत गुरु, जगत दा के नीचे हलंत और फिर जो है गुरु, रा पे छोटा ओ की मात्रा होगी। इसी तरह सतगुरु आपको दे सकता है सतगुरु, सतगुरु नहीं होता है, क्या होगा सदगुरु, तो सतगुरु गलत होगा, सही वर्तनी होगी सदगुरु। और महत्व, तो महत्व भी यहाँ पे गलत लिखा है, महत्व में जो है
दो ता होते हैं, दो आधा ता, मा हा और फिर जो है दो आधा ता, इस तरह से लिखा जाएगा और वाह महत्व, ये जो है सही वर्तनी होगी। तो यहाँ पे जो है अभीष्ट इसका राइट आंसर होगा, बाकी जो है सबकी वर्तनी गलत है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पे सर्वनाम दिए गए हैं, इसमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम वाला जोड़ा बताना है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो पुरुषवाचक हो जाता है, पुरुषवाचक, और इसमें जो है 3 तरह के होते हैं। एक जो है उत्तम पुरुषवाचक, और एक जो है मध्यम, और एक जो है अन्य। तो पुरुषवाचक हो गया, इसके बाद जो है कौन सा हो जाएगा? इसके बाद जो है निजवाचक। निजवाचक में जो है आपका स्वयं या खुद या आप, ये सब शब्द आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है निजवाचक के बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक तो इसमें जो सो या जिसकी उसकी, यानी कि जो दो बातों के बीच संबंध दर्शाएंगे वो जो है संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जो बोओगे सो काटोगे, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसके अलावा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में जो है यह वह ये सब आ जाते हैं। ये लड़की या वो लड़का, जो निश्चित कर देते हैं किसी संज्ञा को। और एक जो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक तो अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, ये सब आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 और पुरुषवाचक 5। एक कौन सा बच गया? तो एक आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पे जो है लिख लेते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में जो है कौन से आ जाएगा? क्या या कौन, क्या कौन कहा, ये सब आ जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष में कौन सा आ जाएगा? तो उत्तम पुरुष में जो है मैं, हम या इनसे बने सर्वनाम, ये जो है उत्तम पुरुष वाचक में आ जाते हैं। जो बात करता है वो जो है उत्तम पुरुष होता है, और जो बात सुनता है यानी श्रोता, वो क्या होता है? वो मध्यम पुरुष होता है। तो तू, तुम या आप, ये सब जो है आ जाते हैं मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं या हम, और वो और या वह, वो वह या ये और ये सब आ जाते हैं अन्य पुरुषवाचक में। और इससे या इन्होंने, ये भी अन्य में आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक पूछा गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, मैं और हम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ डैश होता है। तो कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। और इसी की तरह उच्चारण वाला शब्द है कुल। कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये जो है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द है। कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? वंश। और कुल का अर्थ क्या होता है? गर्म। तो गर्म तो नहीं होता। और कूल यहाँ पे जो अंग्रेजी का कूल होता है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का शब्द है कूल। तो कूल मतलब ठंडा, इंग्लिश में तो होता है ये वाला जो कूल होता है इसका मतलब ठंडा होता है, लेकिन यहाँ जो हिंदी का कूल है इसका मतलब होता है किनारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कूल मतलब किनारा होता है, और कुल का मतलब क्या होता है? वंश होता है। और इसके अलावा जो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं, जैसे कि अवली, अवली, और एक हो जाता है आविल। तो इन दोनों का अर्थ बताइए क्या होगा? अम्ब और अम्बु। और इसके अलावा जो है इंदिरा, इंदिरा, और एक जो है इंद्रा। तो अवली मतलब क्या होता है? अवली मतलब पंक्ति। अवली मतलब क्या होता है? पंक्ति या लाइन। और आविल मतलब क्या होता है? आविल मतलब होता है गंदा। अम्ब मतलब क्या होता है? अम्ब मतलब माता, या अम्ब मतलब आम भी होता है। और अम्बु मतलब क्या होता है? अम्बु मतलब जल। इंदिरा मतलब क्या होता है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है इंदिरा। और ये इंदिरा मतलब इंद्र की पत्नी या इंद्राणी हम कह सकते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो गहरा का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो ये जो है जिनको हम छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रेम हो गया, या जो है दर्द हो गया, गरीबी हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी।
तो यहाँ पे जो है गहराई इसका राइट आंसर है, गहरा का जो है गहराई, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो भाववाचक संज्ञाएं हम बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे गहरा जो है विशेषण है, विशेषण से जो बन गया गहराई जो कि भाववाचक संज्ञा है, या जो है मीठा से, मीठा भी विशेषण है और इससे जो है मिठास बन जाता है जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसी तरह जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे, जैसे कि जातिवाचक से पशु से बन जाता है पशुता, या मित्र से मित्रता बन जाता है। और व्यक्तिवाचक से भी बन जाता है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से, तो व्यक्तिवाचक से जैसे कि शिव से बन जाता है शिवत्व, शिवत्व, या गांधी से गांधीवाद। और इसके अलावा जो है सर्वनाम से जो बन जाती हैं, सर्वनाम से, तो सर्वनाम से जैसे कि अपना से बन जाता है अपनापन, या मम से बन जाता है ममता या ममत्व। और इसी तरह जो है क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। क्रिया से किस तरह से बनती है, तो जैसे सजाना क्रिया है तो सजाना से क्या बन जाएगा सजावट, या घबराना से घबराहट। और इसके अलावा अव्यय से, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अव्यय जैसे कि सम, तो सम से बन जाती है समता, या निकट से निकटता, निकटता, या दूर से दूरी, ठीक है। तो इस तरह से जो है भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है गहरा से गहराई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको बताना है क्षुद्र का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। क्षुद्र का विलोम बताना है अक्षुण्ण, तो अक्षुण्ण होता है क्षुण्ण का विलोम, और ये जो है वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो ये जो है इसकी सही वर्तनी है विराट। क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा विराट, क्षुद्र मतलब छोटा, तो विराट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब भी छोटा होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा विराट हो सकता है। और सूक्ष्म का विलोम स्थूल भी होता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जो है इस तरह से होता है। अज्ञेय, अज्ञेय का विलोम क्या हो जाएगा ज्ञेय। तो यहाँ पे क्षुद्र का क्या हो गया विराट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है बताना है, द्वंद्व, द्विगु, या तत्पुरुष, या व्ययभाव। तो देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो जहाँ पे समास विग्रह करने पर कारक की विभक्ति आ जाएगी, वहाँ पे कौन सा समास होता है तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे तत्पुरुष इसका राइट आंसर होगा। और कौन सा तत्पुरुष होगा, तो के लिए कौन से कारक की विभक्ति होती है संप्रदान की, तो यहाँ पे संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा देशभक्ति में। और बताइए जो है अन्नदाता, अन्नदाता में कौन सा तत्पुरुष होगा, तो अन्न का दाता, तो का जो है संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध कारक की विभक्ति होती है का की के, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त इसका समास विग्रह होगा, और से जब दूर होने के संबंध में आता है तो वहाँ पे अपादान होता है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा जो है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यहाँ भी से आया है लेकिन यहाँ पे दूर होने का बोध नहीं हो रहा है, अकाल से पीड़ित, तो अकाल तो उसके पास आ गया, यानी कि अकाल से अगर पीड़ित है यानी कि अकाल उसके पास है। तो यहाँ पे जो है करण, करण कारक की विभक्ति क्या होती है से, लेकिन दूर होने के संबंध में नहीं, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए जो है कार्य दक्ष, कार्य दक्ष, तो इसका समास विग्रह क्या होगा कार्य में दक्ष, और में या पर जो है किसकी विभक्ति होती है अधिकरण, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा जो है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, को जो है कौन से कारक की विभक्ति होती है कर्म, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देशभक्ति में तत्पुरुष, और कौन सा तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं, दिए गए अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। तो ये सब क्या है अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव, ये रस के अंग हैं, ये जो है क्या हो जाएंगे रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं। एक आपका हो जाता है स्थायी भाव। अस्थायी भाव क्या होता है, तो जो भाव मन में स्थायी रूप से दबे होते हैं उनको बोलते हैं स्थायी भाव,
जैसे कि क्रोध हो गया, तो क्रोध हर किसी के मन में दबा होता है या उत्साह होता है, तो ये सब जो है क्या हो जाते हैं, स्थायी भाव। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा विभाव। तो विभाव क्या होते हैं, तो ये स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं। अब क्रोध मन में तो दबा होता है लेकिन हमेशा तो प्रकट नहीं होता है। जब कोई बात आपसे की जाएगी ऐसी जिससे क्रोध ढा सकता है, तो जो है जो बात आपके क्रोध को जगाने का कार्य करेगी, तो वो बात क्या हो जाएगी, विभाव हो जाएगी। तो ये जो है अस्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक जो है आलम्ब, विभाव के दो भेद होते हैं, एक आलम्ब और एक जो है उद्दीपन। और तीसरा जो है हो जाता है अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं, तो ये अस्थायी भाव के बाद जो प्रतिक्रिया होती है। अब जैसे क्रोध जग गया, अस्थायी भाव जग गया, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी, अब क्रोध में आपने जो है कुछ पटक दिया उठा के, तो ये क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। और संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव मन में जो थोड़े समय के लिए भाव आते हैं उनको बोलते हैं संचारी भाव। ठीक है। और संचारी भाव पूछा जाता है कितने तरह के होते हैं, तो ये 33 तरह के होते हैं। 33 तरह के संचारी भाव होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये जो है किसके भेद होते हैं, तो ये अनुभाव के। अनुभाव के जो है 4 भेद होते हैं। कायिक मतलब शरीर से, तो अनुभाव मैंने बताया कि जो अस्थायी भाव के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसको बोलते हैं अनुभाव। तो अब क्रोध आ गया आपके अंदर, क्रोध जग गया, उसके बाद जो प्रतिक्रिया करेंगे, कायिक मतलब जो शरीर से प्रतिक्रिया करेंगे, वाचिक मतलब जो वाणी से करेंगे, आहार्य मतलब क्या होता है, आहार्य मतलब होता है वेश बदलना। तो आप ऐसे वैसे कपड़े पहन करके आ गए, कोई आपके अंदर भाव जगा, और उसके बाद जो है आप कपड़े ऐसे वैसे पहन करके आ गए, वेश आपने अपना बदल लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, आहार्य। और सात्विक अनुभव क्या होते हैं, तो ऐसे अनुभव जो जानबूझ के नहीं किए जाते हैं। जैसे कि स्थायी भाव आपके अंदर जग गया, क्रोध जग गया, आप कोई ऐसी क्रिया जो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपका हाथ कांपने लगा, या जो है थोड़ा आवाज़ जो है तेज हो गई, आवाज़ में कंपन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, सात्विक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक ये अनुभाव के भेद होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है उलूक। तो उलूक जो है ये तत्सम शब्द है, और ये किसका तत्सम है, तो ये जो है उल्लू। उल्लू तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाता है, उलूक। कूप ये भी तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, कुआं। पुस्तक, पुस्तक भी तत्सम है, पुस्तक का तद्भव क्या होता है, पोथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ओझा। ओझा ये जो है तद्भव शब्द है, ये कैसा शब्द है, तद्भव। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम होता है उपाध्याय। तो यहाँ पे ओझा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण इसमें से कौन सा है, तो विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो विशेषण के साथ हम संज्ञा को ही लगा करके देखेंगे, अगर सेंस बनेगा तो वो जो है विशेषण हो जाएगा। जैसे कि व्यक्ति लगा सकते हैं या पुस्तक लगा सकते हैं। उपासना व्यक्ति या उपासना पुस्तक लगाने से कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये जो है विशेषण नहीं होगा। उपासना वैसे क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और आश्वासन, तो आश्वासन व्यक्ति या आश्वासन पुस्तक, तो ये भी सेंस नहीं बन रहा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक व्यक्ति हम कह सकते हैं या ऐतिहासिक पुस्तक कह सकते हैं। तो संज्ञा जो है लगाएंगे तो यहाँ पे सेंस बन रहा है, तो यानी कि ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। और ये इतिहास से बना है, इतिहास जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अपेक्षा, तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है, अपेक्षा मतलब उम्मीद या आशा, तो ये भी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ऐतिहासिक इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या हो जाएगा, विशेषण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो किनारा के लिए जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तो सही शब्द समूह को आपको चुनना है। किनारा, तो किनारा का जो है पर्यायवाची तट भी होता है, तर नहीं होता। तर होता है किसका, तर मतलब गीला, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। कगार होता है किनारा का, लेकिन तर नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तट मतलब किनारा होता है, तीर मतलब भी किनारा होता है, नदी के तीर यानी कि नदी के किनारे, और कगार मतलब भी किनारा होता है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों शब्द किनारा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तट यहाँ पे दिया गया है, तो तट नहीं होता, तट होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और कगर भी नहीं होता। तट होता है, कूल मतलब भी किनारा होता है, लेकिन रुक्ष, रुक्ष नहीं होता, रुक्ष मतलब वृक्ष होता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में कारक क्रमशः है,
तो कृष्ण ने जो है कौन से कारक की विभक्ति होती है? कर्ता कारक की। कंस को जो है कर्म कारक। तो यहाँ पे जो है कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्म करण दिया गया है, करण कारक की तो से होती है, तो ये नहीं होगा। करण संप्रदान, तो करण की से हो गई, संप्रदान की के लिए, तो ये भी नहीं होगा। कर्ता और कर्म, ये जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संबंध कारक की जो है क्या होती है? का, की, के या ना, नी, ने या रा, री, रे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उद्धार का संधि विच्छेद होगा। उद्धार का आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? उद्धन धार या उद्धन धार या उद्धन हार या उत्धन धार। तो धार वाले तीनों गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, उत्धन हार। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का कौन सा नियम यहाँ पे लग रहा है? तो यहाँ पे जो नियम है वो ये है कि अगर ता हो या जो है दा हो हलंत के साथ, और इसके बाद इसका मेल अगर होगा हा से, तो ये जो आधा ता या दा है ये किस में बदल जाएगा? तो ये चेंज हो जाएगा आधा दा में। और हा जो है किस में चेंज होगा? तो हा परिवर्तित हो जाएगा धा में। तो ये रूल होता है। जैसे कि यहाँ पे उत धन हार, अब यहाँ पे आधा ता है तो, और इसके बाद यहाँ पे हा है, तो यही रूल लग जाएगा। आधा ता का क्या बन जाएगा? आधा दा उद बन जाएगा, और यहाँ पे हा का बन जाएगा धा, उद्धन धार। और इसको जो है मिला के लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा उद्धार। ठीक है, इसी तरह से जो है पथ धन हति, तो पथ धन हति क्या बन जाता है? पद्धति, पद्धति। या जो है तत् धन हित, तत् धन हित, और तत् धन हित मिलाकर के क्या बन जाएगा? तद्धित। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल यानी कमल जैसे कोमल, कर मतलब हाथ, कमल जैसे कोमल हाथ में सप्रीत मतलब प्रेम के साथ, कमल जैसे कोमल हाथ में प्रेम के साथ। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? वाचक शब्द या उपमेय या उपमान या समान धर्म, किसका लोप है? तो वाचक शब्द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कमल से या कमल जैसे, तो सा, सी या से या सम या सरिस, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं वाचक शब्द। और वाचक शब्द जो है से, सम, सरिस, ये सब किस में आते हैं? उपमा अलंकार में। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे एक और अलंकार हो सकता है, कौन सा? तो यहाँ पे का वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, का, कमल, कोमल, कर, तो का बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक वर्ण बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे दो अलंकार हो जाएंगे, उपमा भी हो जाएगा और अनुप्रास भी हो जाएगा। तो उपमा अलंकार के जो है 4 अंग होते हैं, एक जो है वाचक शब्द और उपमेय, उपमान और समान गुणधर्म या समान धर्म। तो इसको जो है कैसे समझेंगे? एक आसान एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि सीता का मुख, सीता का मुख चंद सा सुंदर है। तो सीता का मुख, ये जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमेय। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। तो सीता के मुख की तुलना की जा रही है किससे? चंद्र से, चंद्र हो जाएगा उपमान। तो ये जो है उपमेय हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा उपमान। और ये जो है सा हो जाएगा वाचक शब्द, सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो जाएगा? समान धर्म, जो दोनों में समान होगा, कॉमन होगा। तो समान या साधारण धर्म भी कहते हैं। तो सुंदर जो है समान गुणधर्म हो जाएगा। तो जब चारों होते हैं, उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, समान धर्म भी होता है, वाचक शब्द भी होता है जिस पंक्ति में, वहाँ पे पूर्ण उपमा होता है। और इसमें से कोई भी अगर ना हो, कोई भी एक लुप्त हो, तो वहाँ पे जो है लुप्त उपमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमल कोमल कर में सप्रीत, यहाँ पे कौन सा उपमा होगा अगर पूछ लिया जाए? तो यहाँ पे लुप्त उपमा होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाचक शब्द यहाँ पे नहीं है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिसल पड़े तो हर गंगा, लोकोक्ति का अर्थ है। तो फिसल पड़े तो हर गंगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता, मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता, इसके लिए जो है लोकोक्ति हो जाएगी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मजबूरी में विवश होकर काम करना, यही जो इसका राइट आंसर होगा। फिसल पड़े तो हर गंगा, यानी कि मजबूरी में
विवश होकर के काम करना। फिर दिया गया प्रयत्न के बिना उपलब्धि नहीं होती, इसके लिए लोकोक्ति क्या होगी, तो इसके लिए जो है बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये जो है लोकोक्ति हो जाएगी। सामर्थ्य से अधिक बढ़कर बातें करना, इसके लिए जो है लोकोक्ति क्या हो सकती है, तो बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज, ये जो है लोकोक्ति हो जाएगी इसके लिए। तो फिलहाल यहाँ पे मजबूरी में विवश होकर काम करना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होगा, आ या पा या पर या परी, तो परी यहाँ पे हो जाएगा। परिक्रमा, क्रमा में जो है परी लगाते हैं, परिक्रमा हो जाता है। परि उपसर्ग से बनने वाले और कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, तो परिणत, परिणत, परिधि, परिधि, और इसके अलावा परिवर्तन, परिवर्तन, परिसर, परिसर, परिधान, तो ये सब जो है कुछ हो जाते हैं परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो सौभाग्य, सौभाग्य, मेरा सौभाग्य या मेरी सौभाग्य, मेरा सौभाग्य होता है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। सुंदरता, मेरी सुंदरता या मेरा सुंदरता, मेरी सुंदरता होता है, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। और काव्य, तो काव्य अच्छा है या अच्छी, काव्य अच्छा, तो यहाँ पे ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, मेरा काव्य कहेंगे ना कि मेरी काव्य। चंद्र, तो चंद्र उगा है या उगी है, चंद्र उगा है, तो यहाँ पे ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। चंदा मामा होता है ना कि चंदा मामी, तो चंद्र जो है पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग केवल सुंदरता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, विलोम की दृष्टि से सही जोड़ा आपको बताना है कौन सा है। अल्पज्ञ मतलब क्या होता है, कम जानने वाला, और बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी समस्त का जो है विलोम क्या हो सकता है, समस्त का विलोम हो जाएगा असमस्त, असमस्त, और अभ्यस्त का क्या होगा, अभ्यस्त का हो जाएगा अनअभ्यस्त, अनभ्यस्त। संयुक्त का विलोम क्या होगा, संयुक्त का हो जाएगा पृथक, और संधियुक्त यहाँ पे दिया गया है तो ये नहीं होगा। और अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा जाएगा, तो अज्ञ मतलब जो जानता ना हो, अज्ञ का विलोम होता है, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, मतलब जानने वाला। और अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ मतलब भी होता है जो ना जानता हो, और इसका भी विलोम विज्ञ हो जाता है, या अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है, विज्ञ मतलब जानकार। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अभूतपूर्व या आप्तकाम या अनद्यंत या अनुश्रुत, तो अनुश्रुत मतलब जो पहले कभी सुना ना गया हो। अनद्यंत मतलब क्या होता है, अनद्यंत मतलब जिसका आदि और अंत ना हो। आप्तकाम मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हूँ, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हूँ, तो ये तीनों यहाँ पे नहीं होंगे। अभूतपूर्व यहाँ पे जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, बढ़ई का तत्सम रूप होगा, बढ़ई का तत्सम बताना है। बलिवर्ध, बलिवर्ध किसका होता है, तो बलिवर्ध होता है बैल का, बैल का तत्सम होता है बलिवर्ध, और बैल का तत्सम जो है वृषभ भी होता है, वृषभ। वीर्ध यहाँ पे राइट आंसर है, बढ़ई का तत्सम होता है वीर्ध। वक्रर, वक्रर जो है किसका तत्सम होता है, तो ये बकरा का, बकरा का तत्सम पूछा जाएगा तो वक्रर बताएंगे। वत्स जो है किसका तत्सम होता है, तो वत्स होता है बच्चा का, बच्चा का भी तत्सम होता है वत्स, और बछड़ा का भी। तो फिलहाल यहाँ पे वीर्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रत्नावली, तो यहाँ पे तीनों वली वाली रचनाएं, दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये तीनों जो है तुलसीदास की हैं। रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की है, हर्षवर्धन जो हिस्ट्री वाला हर्षवर्धन है उसकी है, तो रत्नावली यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा तुलसीदास की रचनाओं की बात करते हैं तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो है इनकी रचना है, और इसके अलावा पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल, और इसके अलावा जो है
एक जो है रामलला नैछू, रामलला नैछू। तो ये जो है कुछ तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं, दोहा वाली, गीता वाली, कविता वाली और ये सभी रचनाएं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? दिया गया है आग, बच्चा, खिड़की, फूल। तो देशज वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में आपको पता नहीं चलता कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये स्थानीय भाषा में जो है ऐसे ही प्रयोग होने लगे हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता कहाँ से ये आए हैं। तो आग की बात करते हैं तो ये जो है तद्भव शब्द है, अग्नि इसका तत्सम है, अग्नि से जो है आग हो गया तद्भव। बच्चा जो है ये भी तद्भव शब्द हो जाएगा जो कि वट से बनता है। और फूल ये भी पुष्प, पुष्प से बन जाता है फूल, जो कि तद्भव शब्द है। खिड़की की बात करते हैं तो खिड़की जो है ये देशज शब्द है, तो खिड़की यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।